आर्य साथ में, पिताजी हैं और हमारे गैर साथी हैं। थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। आई एम IPS ऑफिसर ऑफ 1984 बैच। जैसा कि सब लोग जो है ASP से यात्रा करते हैं और DG बनते हैं, तो मैं भी ASP से यात्रा करते हुए DG बना हूँ। इस शहर का मैं एडिशनल एसपी सिटी रहा हूँ। मैं अपने आप को प्रोफेशनली एडिशनल एसपी कहा करता था, क्योंकि आई वाज पोस्टेड एज एडिशनल एसपी सिटी विद द 0 डे पुलिस एक्सपीरियंस। मतलब जब मैं इस शहर का कैप्टन का पदभार संभाल रहा था, उस समय मेरे पास 0 डे का पुलिस एक्सपीरियंस था, और 0 डे के पुलिस एक्सपीरियंस वाले ने आया था, धमाल मचाया था कि जो पुराने लोग होंगे वो बताएंगे कि एडिशनल एसपी मैसेज में क्या हुआ। कैपिटल सिटी का एक एडिशनल एसपी जो 0 डे पुलिस एक्सपीरियंस के साथ कैपिटल का पदभार संभाला। फिर मैं एसपी भी रहा 1996 में। I was SP भोपाल, I was DIG भोपाल, then I went on deputation और लौट के आया तो IG STF था। IG STF जो है मध्य प्रदेश के 6 इंटीग्रेटेड स्पेशल फोर्सेस का जनरल चीफ होता है। तो I was the last इंटीग्रेटेड चीफ। उसके बाद फिर वो पद बढ़ गया, तो ढेर सारे एडिशनल DG पैदा हो गए, तो एक इंटीग्रेटेड कमांडर मिल गया। Then I became the first additional DG administration, junior based possible. Then I was the additional DG Railway, DG Railway, DG Home Guard, Civil Defence, and DG Disaster, and DG Coastal Force. 7 साल तक आपके बीच में DG रहा हूँ। इस समय मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन को हैंड कर रहा हूँ। एक का नाम है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत, और दूसरे नेशनल पुलिस मिशन का नाम है GRP हेल्प एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्राइम फ्री रेलवे जुरिडिक्शन। ये कॉन्सेप्ट 2017 में कंसीव किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। इसकी बड़ी चर्निंग होती है, तो 2 साल तक ये विभिन्न राज्यों में भेजा गया। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्राप्त की, और 2019 से ही मैं इसे हेल्प कर रहा हूँ। 2020 में एक NGO खोला गया जिसका नाम क्राइम फ्री भारत। और क्राइम फ्री भारत की 2 एंटिटी हो गई है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है जिसका हेड मैं हूँ, और एक NGO है, एक का नाम है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत और दूसरे का नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। So I am the national president of crime free भारत। So I think this was introduction to this suffice। आपको अनुमान नहीं है कि जिस यात्रा में आप हमारे साथ आने वाले हैं, इसमें एक काम करते हैं। आपको शायद ये अनुमान नहीं है कि ये मिशन आप लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल है। अब तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कहे कि हमारी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल पाएगी? आप लोग अपनी तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं? प्रोसेस का वजन बढ़ा बेटे। आपको अब तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कह रहा हो कि मैं आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा? थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूं, जिससे कि बिना बैकग्राउंड की बात करूंगा तो मजा नहीं आएगा। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप आजाद हैं? क्विक, आपकी अपने बारे में क्या धारणा है? आप आजाद हैं या गुलाम हैं? गुलाम। वेरी गुड आंसर। एनी अदर आंसर? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या आप कारण बता पाएंगे कि आप अपने आप को गुलाम क्यों मान रहे हैं? अभी आपने चंद दिनों पहले
इंडिपेंडेंस डे मनाया है, स्वतंत्रता दिवस। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। बस मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आपने जस्ट जो है कह दिया या सच में आपकी कुछ ऊपर 3-4 लाइन छोड़ देना। और मेरे ख्याल से 2 पेज पे ले लो तो अच्छा आ जाएगा ना। 2 पेज को साइमल्टेनियसली ले लेंगे तो पता वता लिखने में ठीक हो जाएगा। तो हाँ बेटे, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया है। पहला भाषण जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आप ऐसा क्यों मान रही हैं कि आप गुलाम हैं? हालांकि आपका जवाब पूरी तरह सही है। एक क्विक खाका खींचूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि बात कहूंगा तो विस्तार में घंटे लग जाएंगे, लेकिन मुझे ये बात 2 मिनट में खत्म करना है। इस देश के साथ और हम सब देशवासियों के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और चूंकि वो आपको पढ़ाया नहीं गया है इसलिए आप में से किसी को मालूम नहीं। इस देश को अंग्रेजों द्वारा छोड़ा गया, ये नेहरू की या गांधी की मेहरबानी नहीं है। ये जो हमको गाना सिखाया गया ना कि बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो साबरमती के संत ने कोई कमाल वमाल नहीं किया। इस बात से कितने लोग सहमत हैं जो मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं? आप अपने इस स्टेटमेंट को करोबरेट कर पाओगे क्या एक लाइन में भी मैं कहूं कि ऐसा क्यों कह रहे हो? हालांकि मैं भी वही कह रहा हूं, लेकिन मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं सच में आपको मालूम है क्या? अच्छा चलो, समय ज्यादा लगेगा, क्विक 30 बात। इस देश में इतने भयानक बगावती तेवर थे कि अंग्रेजों की रूहें कांप गई। 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस में विद्रोह हो चुका था। विद्रोह, पोस्टल सर्विसेज जो उस समय की खून का जो धमनी कहा जाए, जिससे कि सभी संचार व्यवस्था होती थी, अब चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट साइड में आ गया है, अब बाकी संचार व्यवस्था ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन उस समय पोस्टल डिपार्टमेंट रीड के हेड हुआ करता था। वो अंग्रेजों के विरुद्ध स्ट्राइक पे चला, उसने अंग्रेजों के आदेश मानना बंद कर दिया। आपने कहीं पढ़ा? किसी ने को नहीं पढ़ाया। दूसरी बात महत्वपूर्ण कि रेलवे ने स्ट्राइक पे जाने का नोटिस दिया। सभी राज्यों के गवर्नर अंग्रेजी फोर्सों की मांग कर रहे थे, और उनका एक कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था लॉर्ड आर्चरलेक। उसने 12 पत्र लिखे लॉर्ड बॉवेल को, जो उस समय यहाँ के मुखिया थे, वाइस रॉय लॉर्ड बॉवेल, और उसका सब टोटल ये था कि 4 बगावती तेवर है, और इन बगावती तेवर की वजह एक ही है, आजाद हिंद फौज का ट्रायल। यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ से सुरक्षित वापस चले जाएं, तो आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप कर दीजिए। और आपको मालूम है अंग्रेज कभी अपनी षड्यंत्र को कभी नहीं बदलते थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप किया था। कितने लोगों को मालूम है कि आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप हुआ था? शायद नहीं मालूम है। कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस ने एग्जिट प्लान बनाया कि विषम परिस्थितियों में हमें भागना ही पड़ेगा, तो किन मुट्ठी भर अंग्रेजों को लेके हम भागेंगे? सभी को लेके तो भागना संभव नहीं था। उसका नाम दिया गया था एग्जिट प्लान, और वो एग्जिट प्लान वाज सबमिटेड टू द लॉर्ड बॉवेल, और लॉर्ड बॉवेल ने उसे अनुमोदित किया था। तो सब सुप्रीम कमांडर बना रहा है और सुप्रीम ऑफिसर उसे अप्रूव कर रहा है। यह इनके भय की उसको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? Whether that is being recorded? उसको लाइव रिकॉर्ड करना है कि दिखाना है? अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। इट इज बीइंग रिलेड लाइव फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये बात मानना पड़ेगी कि ये कोई हमारे और आपके दिमाग का ख्याली पुलाव नहीं है। ये उस समय के टॉप मोस्ट अंग्रेजों के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बात की है कि नहीं है?
जब उनकी हालत इतनी खराब थी और उन्होंने ये तय किया हुआ था कि 1948 में देश को छोड़ के जाएंगे, वो तो 1947 में ही भाग खड़े हुए, उनके शेड्यूल डेट से 10 महीने पहले। जब सामने वाला इतना डरा हुआ हो और हम उसकी शर्तों पे सब चीज मानते जाएं और इस देश को दो भागों में बांट दिया जाए, और ऐसे कोई हालात नहीं थे, जो भी आपको दिखाया गया है कैसे हालात थे वो सब होंगे। जिन्ना और नेहरू ये दोनों ही अंग्रेजों की क्रिएशन थे। जिसको आप लेडी माउंटबेटन कहते हैं, वो लेडी माउंटबेटन थी ही नहीं, शी वाज ए सीक्रेट। कितने लोगों को बात मालूम? She was not Lady Mountbatten. She was a secret agent. इन सब चीजों को आप लोग से क्यों छुपाया गया? क्यों छुपाया गया भाई? क्योंकि कसरे खुद लेना था। तब इस देश को दो भागों में बांटते हुए चलो सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के दिन इतनी हत्याएं हुई थी और बलात्कार हुए, धर्मांतरण किया गया, तो क्या ये अनुमान बच्चा नहीं लगा सकता था कि जब देश का विभाजन होगा तो कत्लेआम होगा? ये अंदाज लगाना आसान था या कठिन था? क्या कहना है? आसान था। 20 लाख लोग मारे गए। इन दुष्टों के जहन में एक बार भी नहीं आया कि हमें कुछ डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। यदि 1 मिनट के मान भी लिया जाए कि साहब जो तय करना था वो अंग्रेजों को तय करना था, तो हम ये शर्त तो लगा ही सकते थे कि भाई विभाजन में लेंगे, जब डिप्लॉयमेंट करोगे हमारे जो लोग पाकिस्तान से ये एक दुष्टता का पराकाष्ठा है कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पूजनीय जवाहरलाल नेहरू जिस रात में कत्लेआम हो रहा था 14 अगस्त की रात को, वह एडगना के साथ बुलेट नामक फिल्म देख रहे थे। क्या ये बहुत ही लज्जा का विषय नहीं? क्या सोचते हैं आप? जब देश बट रहा हो, कत्लेआम हो रहा हो, ये लज्जा का विषय है कि नहीं? अब इस बात को जल्दी से लपेटना होगा, नहीं तो इसी पर घंटा निकल जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ एक वानगी देना चाह रहा था कि चलो आप, यदि मैं आप लोगों को यदि ये अवसर दूं कि आप उस समय यदि जवाहरलाल नेहरू जी की जगह होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर वही नियम कानून और व्यवस्था थोपते जिस व्यवस्था को मैं कल तक वह व्यवस्था जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई थी, भारतीयों को क्रश करने के लिए बनाई गई थी, उस सम्मान को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, क्या आप ऐसी व्यवस्था को अपने देशवासियों पर थोपते हैं? और ये सब तो क्या आपको मालूम है कि आपके ऊपर दुष्टापूर्वक वही व्यवस्था थोपी गई है जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं। आई वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस टू जो है ना क्रश यू। इस भाषा में कोई नहीं कहे। हम आज भी उसी व्यवस्था के खिलाफ हैं मैडम। आपको मालूम है जिस पुलिस को आप, ठीक है, आपको ये मालूम है कि जिस पुलिस को मैं हेड कर रहा हूं वो किस एक्ट से गवर्न होती है? इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम को क्रश करने के लिए जो पुलिस बनाई गई थी उस एक्ट से गवर्न। आपको मालूम है जिसमें आपको जो है वो किया जाता है, वो साइन करा लो सबसे चल ठीक। तो आपको क्या ये मालूम है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों का को अपमानित करते रहे, शोषित करते रहे, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज थोपी हुई। कितनी लाजवाब व्यवस्था है कि आपका सिर फटा हुआ है, अब आपकी एफआईआर दर्ज होती है। घटिया कानून के तहत जो पुलिस की बड़ी जिम्मेवारी है उसका भी निर्वहन नहीं। आप सब लोग थोड़े बहुत जरूर खुद के नहीं होंगे तो घर वालों के, पड़ोसियों की किसी न किसी के अनुभव जरूर आप सबके भी हिस्से होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसका इस तरीके के कोई अनुभव ना रहा हो, जिसने सुना ना हो? है कोई एक आध व्यक्ति है? एक भी नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी व्यवस्था ही थोपी रहेगी? तो बड़ा आशा रहेगी थी
यदि आप लोग थोड़ा जानते हैं तो पिछले वर्ष 15 अगस्त 2022 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 करोड़ लिए थे। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? जिसमें दूसरा करोड़ था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो मुझे बड़ी आशा बनी थी कि शायद अब ये गुलामी के नियम कानून गायब हो जाएंगे, लेकिन वो गुलामी केवल जो है रेलवे स्टेशन के नाम और सड़कों के नाम में ही खोजते रहे। हालांकि मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि गुलामी किसी भी स्वरूप में नहीं होना चाहिए। यदि औरंगजेब एक बर्बर शासक था, उसके नाम पर कोई रोड क्यों होना चाहिए? उसके नाम पर जो है ना कोई शहर क्यों होना चाहिए? होना चाहिए क्या? जिस व्यक्ति के द्वारा इतना वो किया गया और ऐसे ढेर सारे लोगों के द्वारा किया गया और उन सबके नाम पर रोड रखे गए हैं, क्या ये आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए रखे गए हैं कि आप अभी भी गुलाम हैं? आपको मालूम है एक एक्ट बनाया गया था 1991 में, वर्शिप प्लेसेस एक्ट का नाम कितने लोगों ने सुना है? ओके, वन। और किसी ने सुना है? वर्शिप प्लेसेस 1991 सुनने में जितना सुंदर लगता है, इसकी आत्मा उतनी ही घटिया है। ये 8 सेक्शन का छोटा सा 1.5 पेज का एक्ट है, केवल 8 सेक्शन का। इसने इस देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, आप अंदाज नहीं लगा सकते। इसने पहला क्या कहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वह स्थिति बरकरार है। दूसरा उसने कहा, एक जगह पर केवल उसने एग्जम्पशन दिया क्योंकि डर था, पर राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य जितने भी विवाद किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, वो इसी सिद्धांत के तहत के 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसके तहत उसे क्लोज कर। और वे सेक्शन 4 में एक प्रावधान ही कर दिया कि कोई भी कोर्ट आप कितनी भी जो है ना वो करते रहे, आपके प्रतिवेदन पर विचार ही नहीं। मतलब recourse to justice has been withdrawn from me। जो मेरा चिंतन और मेरा सोच है, हमारा संविधान ऐसे किसी कानून को संवैधानिक नहीं मानता है जिसमें आपकी recourse to justice खत्म। कितना घृणित कानून है। जितने भी आतताई आए थे वो सब 15 अगस्त 1947 के पहले आए थे। उन्होंने हत्याएं की, बलात्कार किए, शोषण किया और अपने क्रूड विक्ट्री को दिखाने के लिए उन्होंने जो आपके पूजा स्थल थे, जो उस समय आर्किटेक्चर के बहुत ही विश्व स्तरीय उत्कृष्ट उदाहरण थे, उनको तोड़ा। और इसको तोड़ना उन्होंने एक रिवाज सा बना और उसी डेवरी से वहां एक घटिया बेकार सी इमारत खड़ी कर दी। यथास्थिति क्यों बनी रहना चाहिए? यदि हम कहें कि वो भारत माता के श्रृंगार थे, तो क्या आप हमको ये कहना चाहते हो, हे गुलामों, तुम्हारी भारत माता गुलामों की माता है? भारत माता को जो गहरे दाग चेहरे पर दिए गए हैं, तेरी भारत माता भी उन्हीं दागों के साथ जिएगी और तू भी उन्हीं दागों के साथ जिए। इसका यही संदेश आता है और कोई संदेश नहीं आता है। मैं तो इसको यही संदेश मानता हूं। आप लोगों को कुछ आर यू विथ मी मिस्टर मौर्य? यही मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? अदरवाइज भारत माता के जो भी श्रृंगार थे, और हम तो ये कह रहे हैं कि किसी भी मुसलमान को इससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो तलवार के नौक पर मुसलमान बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हिंदू बन जाए, नॉट एट ऑल। आर्टिकल 25 का जो है ना आप पालन करिए, जो धर्म मानना हो वो मानिए, जैसे में आपको प्रचार करना है वो प्रचार करिए, लेकिन इस देश में ये नहीं कहा जा सकता है कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसका उल्टा भी नहीं चलेगा। आपको मालूम है 1 महीने पहले उदयपुर में क्या हुआ? डू यू नो? मुस्लिम इकट्ठे हुए और उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया। उनकी मांग थी हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जरूर देखें वीडियो, देखें। अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 1 महीने पुरानी बात। उदयपुर राजस्थान में ऐसा हुआ। क्या हम इसलिए कह रहे थे इस देश का मुसलमान क्या ये कहने की
औकात और संविधान के तहत पावर रखता है क्या कि मेरे धर्म को मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेगी। ये क्या शुद्ध बकवास है कि नहीं है? क्या ये कानून के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है? अब मैं बात को समझूंगा बहुत जल्दी कि मैं ये बैकग्राउंड सिर्फ आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको धोखा दिया है, आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए, आपकी एजुकेशन व्यवस्था को तोड़ दिया गया। यदि आप लोगों को किसी को थोड़ा बहुत मालूम हो तो इसके बारे में राजीव दीक्षित जी ने बहुत रिसर्च की है। 1780 पेज की एक रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को पेश की गई, जिसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या थी इसका यशोगान किया गया। वो यशोगान भारत में नहीं हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है। और किसने किया है? किसने किया है? 2 अंग्रेज आए थे। लोगों ने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है, लेकिन उनके साथ उनका एक बॉस था जिसका नाम था विलियम एडम। तो लॉर्ड विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले दोनों लोगों ने 3 साल तक भारत का भ्रमण किया और 1780 पेज की रिपोर्ट ली। और उसने उसका, यदि उस रिपोर्ट को पढ़ लोगे तो आप लोगों का सीना गर्व से जो है खड़ा होगा। सच ए वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कह रहा है कि भारत 18 महाविद्यालयों में पारंगत था। ये तो दुष्ट जो है वो गैलीलियो को फांसी पे चढ़ा दिए के साथ जो है वो कि पृथ्वी सर जो है ना, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इस चक्कर में अरे भारतीयों को तो जाने कब से मालूम था, वो तो एग्जैक्टली जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण सब जो है ना कैलकुलेट करते थे, करते नहीं करते। भारतीयों को कोई कंफ्यूजन नहीं। जो आपके न्यूटन लॉ वगैरह आप लोग पढ़ते हो, ये ऑलरेडी जो है ना ऋषियों ने लिखे हुए थे, अवेलेबल हुए। आपको नहीं लगता है कि जो है ना गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि सब वेद पढ़िए और कम से कम जो है ना न्यूटन के पहले हमारे ऋषि का नाम लिखो? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? शुड बी नॉट कॉन्टेस्टेड? क्या कहते हो आप लोग? हमें एक कॉन्टेस्ट करना चाहिए, हाँ या नहीं? कहने का मतलब है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे, आपके ऊपर व्यवस्था थोपी, आपके ऊपर जो है एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया। और गुलाम और उसकी बात तो कह दी है, अब डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हर कोई कहता है कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। कितने लोग इस स्टेटमेंट में विश्वास करते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी? मैं पिछले कई सालों से डेमोक्रेसी को खोज रहा हूं और डेमोक्रेसी हमें मिलती ही नहीं है। आप में से किसी को डेमोक्रेसी मिली भाई क्या? देखिए ना, तो पहले तो ये अच्छे लोगों को टिकट ही देंगे। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आंकड़ा मैं पेश कर दूं। 2019 से 2024 का जो पार्लियामेंट चल रहा है, तो चुनाव के समय एक एफिडेविट देना होता है कि आपके पास एसेट और लायबिलिटी क्या है और आपका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। उस आपराधिक रिकॉर्ड इनके द्वारा जो एफिडेविट दिया है उसके हिसाब से 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी जो वर्तमान पार्लियामेंट चल रहा है उसमें क्रिमिनल्स। हालांकि एक पीआईएल इस बात पे भी लगी है, एक पीआईएल इस बात के लिए भी लगी है कि सारे एफिडेविट झूठे हैं। सही बात तो नहीं बताई, लेकिन चलिए, जब तक वो कोर्ट उस पर निराकरण नहीं करती है तब तक उसको मान लेते सही है। और हमारी कोर्ट की आदत बहुत अच्छी है, वो इसके बाद 2014 जो है ना 2024 अब निकल जाएगा ना, तब वो जो है इसके बारे में फैसला देंगे। वो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। जब सब लोग अपना टेंडर पास कर ले तब जो है ना कहते हैं कि हाँ भाई एफिडेविट गलत है। अन्यथा मुझे तो नहीं लगता है कि ये 2 दिन से ज्यादा की जरूरत है। यदि आप डीजे से कहिए कि इनके रिकॉर्ड लेके आप खुद आ जाइए और एफिडेविट सबमिट करिए, तो कितने दिन लगेंगे? 2 या 3 दिन? 3 दिन में डिसाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलिए फिर उसको छोड़ देते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, इसमें 403 विधायकों में से 205 अपराधी जगत के हैं। इट मेक्स इट 51%, 50 का आंकड़ा पार हो गया। और अभी जो इस वर्ष कर्नाटक का चुनाव हुआ है उसमें 55% एमएलए जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब ये ग्राफ बढ़ ही रहा। इसका एक बैकड्रॉप बताया, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। 3 पीआईएल पिछले 8 साल में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और उसका मजनून ये था। खबर हुआ? अच्छा जी सर,
फाइन। तो उसका मंजूर बड़ा सिंपल था कि भाई साहब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर भी चाहिए, साक्षर भी चाहिए कि नहीं चाहिए। और यदि आपको चपरासी की नौकरी मिल गई और पुलिस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो आपको मिली हुई नौकरी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इन तीनों पीआईएल का पिटीशन ये था कि भाई जब चपरासी जैसी छोटी नौकरी के लिए साक्षर भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए और पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद बेचारे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो ये जो राजनेता हैं जो कि कानून के निर्माता हैं, जो हमारे भाग्य विधाता हैं, वो अनपढ़, गवार, बाहुबली, दल बदलू, दुष्चरित्र, भ्रष्ट और अपराधी। एक आध कोई विश्लेषण छूट गया हो तो आप जोड़ लेना उसको ठीक है ना। वैसे तो जितने विश्लेषण लगाओगे वो कम पड़ेंगे लोगों के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि तीनों केस में पार्लियामेंट ने सहमति जाहिर पीआईएल करता से, और उसने कहा कि ये काम पार्लियामेंट का है और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति उन्हें टिकट की पात्रता है। इन दुष्ट राजनेताओं ने 3 बार किए गए निवेदन का, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निवेदन का तो पालन नहीं किया। जो उन्होंने किया वो मैंने आपको दिखा दिया, 44%, 51% एंड 55%, और शायद मध्य प्रदेश में जाके 60 या 65%। अब इस कहानी को लपेटा जाए। मैं सिर्फ आपको एक मानगी दिखा रहा था कि डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, सही लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है, जो प्रक्रिया है वो ढकोसला है। पेपर में वही छपता है जो छपने दिया जाता है। सोशल मीडिया में के जितने अच्छे लोग थे उनको उन्होंने अपने पेरोल पे ला दिया है। अब आप देखो अधिकांश जो है सोशल मीडिया एक ही बात को जो ना जो चाहा जा रहा है उसी को परोसती है। लैंग्वेज भी आप देख लीजिए, अब लैंग्वेज न्यूट्रल हो गया, कंटेंट इज द सेम, लैंग्वेज बदल जाएगी। तो आप तमिलनाडु में जाएंगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको, तमिल में, मलयालम में मिल जाएगी, केरला में, कहीं कन्नड़ में मिल जाएगी, कहीं तेलुगु में मिल जाएगी, लेकिन द कंटेंट इज द सेम। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जब जब सभाएं होती थी तो भीड़ इकट्ठी की जाती है, उसके लिए गाड़ियां भेजी जाती है, 500-500 रुपए दिया जाता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर की व्यवस्था होती है। ये सुना, कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। लगभग सभी लोगों ने सुना, ठीक है ना। तो जो आम सभाओं में भीड़ आपको दिखाई जाती है पेपर में करके, वो सब इनके द्वारा खरीदी हुई भीड़ कहलाई कि नहीं कहलाई? हाँ या नहीं? राइट। अब चलो एक बात मान लेते हैं कि कैसे भी फ्रॉड करके जीत गए, चाहे उन्होंने जो है, अभी वैसे किसी ने कर्नाटका का वो वीडियो देखा है क्या? बहुत वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति बटन दबाता जा रहा है और ईवीएम मशीन का बहुत वायरल हुआ है। आपने मालूम नहीं देखा है, नहीं देखा। और एक दूसरा वायरल हुआ है जिसमें कांग्रेस का जो है वो पट्टा डाले हुए 500-500 रुपए काट रहा है एक नेता। ये 2 वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। आप लोगों को देखने का मौका मिला है क्या? कहने का मतलब है चलो चुनाव भी जैसे हो, घटिया हो, अच्छे हो, जो भी व्यक्ति चुन लिया गया 1 मिनट के लिए मान लें कि वो हमारे देश से चुना गया है, क्या आपका चुना हुआ व्यक्ति आपकी बात कहने की स्थिति में है? वो पार्टी विप से बना हुआ है, उसकी जबान जो है इन्होंने जकड़ लिया। तो सही मायने में देखा जाए तो पार्टी तंत्र ने डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। इसलिए जब उसकी हत्या हो चुकी तो आपको प्रजातंत्र कहाँ मिलेगा? इसलिए ना मुझे मिल रहा है ना आप लोगों को। ये बात आप विश्वास करने लगे हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है? इंडिया इज नॉट a biggest democracy. Democracy does not exist in this country. यहाँ तो पार्टीक्रेसी, यहाँ पार्टी जो चाहती है वो होता है, और पार्टी अच्छी चीज चाहती नहीं। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऐसे 21 लक्ष्यों के साथ आपकी जिंदगी बदलने का निर्णय लिया है। आप लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप गुलामों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं? हाँ या नहीं? यस, चाहते हैं। क्या आप प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी चाहते हैं जो कि पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो, संवेदनशील हो? उच्च पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों का कंपनसेशन देना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में लिस्ट 1 में ये आइटम लिस्टेड है, ये दुष्ट लोग जो है ना कानून नहीं बना रहे। अदरवाइज
ये कानून बनना चाहिए। अभी हम लोग दूसरी जगह के कानून लॉ टॉट के माध्यम से कुछ कर रहे हैं, यदि आपके एलएलबी को बनाया जाए तो क्राइम फ्री भारत का सोच है कि वो इस व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बना देगा और शासकीय सेवाओं में गुलामी दूर हो जाएगी। अब मैं आपके इंटरेस्ट की बातों पे आता हूँ, क्योंकि तो आप लोग बोर हो जाओगे और आपको बोर मुझे करना नहीं, राइट? नहीं तो आप नाराज हो जाओगे कि क्या जो है ना मुझे हिस्ट्री सिखा दी, क्या 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 चले गए। तो आपके हित की बात है, क्या आप शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं? क्या 2 फरवरी 1835 में जो शिक्षा थी कम से कम उस लेवल तक तो पहुंच जाए हम आज? तो इंडियन एजुकेशन एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा, एक ऐसा पावरफुल एक्ट आएगा जिसमें आपकी शिक्षा प्रयोगिक होगी, बाबू को क्रिएशन वाली बात नहीं। आज ये स्थिति है, जो पढ़ लिख जा रहा है वो ना खेती के काम कर रह जा रहा है, ना किसी दूसरे काम कर रह जा रहा है, वो दूसरा काम करना नहीं चाहता है, खेती कर नहीं पा रहा है, दूसरी नौकरी उसे मिलती नहीं है, वो बेकार हो गया कि नहीं हो गया? अब ये शिक्षा व्यवस्था बदल के इवन प्राइमरी लेवल पे बिकम प्रैक्टिकल, और इवन प्राइमरी लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा उस लेवल के चिंतन का। मतलब एक प्राइमरी का बच्चा भी रिसर्च करेगा, मिडिल क्लास का बच्चा भी करेगा, इंटर वाला भी करेगा, यूनिवर्सिटी वाला करेगा, केवल लेवल बदल देगा। और भारत जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें कहीं ना कहीं वेदों से चीजें ले जाएंगी, क्योंकि वेदों में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ना लिखी। अभी तो आपने 0.09% भी वेदों से निकाला नहीं है, इतना वेदों में ज्ञान छिपा हुआ। तो शिक्षा बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी के साथ होगा, ऐसा भारत चाहिए आपको, जहां आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने न जाना पड़े, कोई ऐप लेके आपके यहाँ पहुंच जाएगा और आपकी एफआईआर हो जाएगी। लेकिन यदि आप झूठी एफआईआर करेंगे तो जेल में सड़ेंगे। ये दूसरी बीमारी भी बहुत है, क्यों अरविंद जी? फर्जी रिपोर्ट लिखा के तंग करने की बीमारी भी बहुत है। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। इसके लिए टेक्नो इंजन ऑलरेडी क्रिएट कर लिया गया। आज आपको कोर्ट में सालों लग जाते हैं, 30-35 साल लग जाते हैं, कई बार कई जनरेशन निकल जाती है, न्याय नहीं मिलता है, और 30 साल 50 साल 100 साल बाद मिलता है तो एक कागज का टुकड़ा जिसे न्याय नहीं कहा जा सकता है, जिसे एट द बेस्ट जजमेंट कह सकते हैं। यू एग्री विथ मी? क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। एक ऐसा सिस्टम इजाद किया गया है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम। तो ना जज महोदय कोर्ट जाएंगे, ना उनका जो है सहायक जाएगा, ना डिफेंस लॉयर, कोई नहीं जाएगा, सब अपनी अपनी जगह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें इतने सेंसर लगे होंगे कि कोई झूठ नहीं बोल पाए, और आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा जो है डिजिटल चित्रगुप्त डिजाइन किया है जिसके पास हर अपराधी की 360 डिग्री में जानकारी होगी, और वो अपराध करने के पहले उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा विद सर्टेनिटी। अब आप बताइए, हम बार बार क्राइम फ्री भारत कह रहे हैं, क्या सर्टेनिटी के साथ आप अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद भी अपराध रोक पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि सामने वाले का पेट खाली होगा और यदि वो अपराध सिर्फ जेल जाने के लिए करेगा तो आप गिरफ्तार तो कर लेंगे, उसका तो मंजिल पूरी हो गई, तो जेल जाना चाहिए। लिहाजा क्राइम फ्री भारत कहता है कि सर्टेनिटी के साथ सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया, और इसमें इतनी धन की वर्षा की जा रही है कि भारत सरकार क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आज जो जितने टैक्सेस और जितनी मक्कारियों से जो भी धन कमा पा रही है, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा जो है क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू से आएगा। मोदी जी कुछ कुछ हल्का फुल्का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रामा है, वो फुल शो कभी नहीं ला पाएंगे। जो डिजिटल करेंसी वाली बात है, डिजिटल करेंसी इज द ओनली आंसर
लेकिन ये सब दुष्ट लोग हैं, ये डिजिटल करेंसी के साथ पेपर करेंसी बहुत चलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास तो सब वही काला पैसा है। तो यदि ये पेपर करेंसी बंद कर देंगे तो फिर तो काला पेपर पैसा कहां जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्राइम फ्री भारत का जो है मॉडल है, दैट सेज पेपर करेंसी फ्री भारत। आप जानकारी के लिए बता दूं, पेपर करेंसी में बड़े घपले हैं, कोई थ्रेड का घपला, कहीं इसका घपला। चिदम्बरम ने मालूम कितने बड़े घपले घपले किए हैं, अभी यदि आप लोगों ने वीडियो देखे तो मालूम होगा। पेपर करेंसी जो कॉस्टली है, प्रिंटिंग से लेके काउंटरफिट करेंसी भी आ जाती है। तो पेपर करेंसी फ्री भारत यदि होगा तो भ्रष्टाचार में कोई भ्रष्टाचार संभव होगा क्या? पेपर करेंसी नहीं होगी तो क्या भ्रष्टाचार संभव है? नहीं। वैसे इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी। वो पैसे ले लेगा लेकिन जाएगा जेल में, और वो कितनी भी जो है ना चैन को घुमा के पैसे लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिस्कलर किस किस के माध्यम से पैसा लूट हुआ है, और वो सब जब सभी जेल चले जाएंगे, और जब वो 3 दिन से 30 दिन की सर्टेनिटी के साथ जेल जाएंगे, तो क्या कोई भ्रष्टाचार करेगा? क्या नहीं करेगा। तो ना भ्रष्टाचार होगा, ना हवाला होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। और इसमें 2% का जो है ना ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। यस मैम। अभी तो जो भी करेगी वो आरबीआई करेगी। नहीं, दैट डिपेंड अपॉन हाउ यू डिजाइन। जो क्राइम फ्री भारत की जो डिजिटल करेंसी है, इट विल हैव फुल ट्रेल कि आपका नोट मूव कहां होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिमिनल्स के लिए बनाई। नहीं, बदल देंगे ना, आरबीआई के गुलाम है क्या? क्राइम फ्री भारत जो कह रहा है कि हम गुलामों के लिए बदल देंगे, तो वो आरबीआई का गुलाम नहीं है। इस मॉडल से जो 2% ट्रांजेक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी, आपको अंदाज नहीं है। जो भारत सरकार आज कमा पा रही है, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ डिजिटल करेंसी की प्रोसेसिंग फीस से आएगा। दिस इज द एस्टीमेट। तो भारत सरकार के पास जब 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो आप लोगों से टैक्स क्यों लिया जाएगा? लिहाजा टैक्स फ्री भारत हो। अब आपको बताएंगे टैक्स फ्री हो गए हैं। यदि हम आपसे कहें कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपने 10 लाख का चेक काट दिया, तो भी आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा, तो आपको ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? आप तो जो है ना वो आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर देते हैं नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, और आपको जेल भेज देते हैं। राइट? करते हैं कि नहीं करते? और हम क्या कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में 0 पैसा है, आप चेक डालेंगे, आपका चेक ऑनर। जानना चाहते हो कैसे? हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे। वन इज द अर्निंग अकाउंट। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो आपके करेगा, और आप कहेंगे साहब तो लोग हमें चेक काटते रहे, काम धाम तो कोई करेगा नहीं। तो उस मॉडल में ये व्यवस्था है कि जैसे ही आपके 2, 3, 4 जो भी अपर लेवल है उसमें चेक होंगी डेबिट एंट्री वाली, तो क्राइम फ्री भारत या सरकार जो है आपके पास पहुंचेगी कि भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, वी आर हियर टू हेल्प, चलो बैठ के बात। तो अभी जैसी सरकार नहीं होगी जो आपके ऊपर जो है छापा मार देती है, आपका अकाउंट जो है ना लॉक कर देती है, सीज कर देती है, आपको दिवालिया घोषित कर देती है। ये सब मक्कार लोग। नई व्यवस्था अलग होगी, और ये कौन लोग होंगे? ये वही इनकम टैक्स वाले लोग होंगे जो फ्री हो गए। टैक्स नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बेचारे? तो जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट वाले, सीबीआई वाले, ये सब फ्री हो जाएंगे। ये सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो भारत जो है वो कर्ज फ्री हो जाएगा। आपको किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। आपका डेबिट अकाउंट जो है, जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है, वही आपको पैसा देता रहेगा, और आप में वो क्षमता पैदा भी करेगा कि आपको जो है उसे आप सेटल कर पाए। क्राइम फ्री भारत का जो
एग्रो मॉडल है वो किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा रहा है। अभी हमारे शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, हर लाडली बहना को 1,000 रुपए ये माननीय जो है ना शिवराज सिंह के पिताजी, किसका पैसा है? आपका। ये हम और आपका पैसा। क्राइम फ्री भारत भी एक स्कीम लेके आया है। वो कह रहा है कि 3,000 नहीं, हम तो आपको 10,000 की एम्प्लॉयमेंट गारंटी, हर परिवार को मिनिमम एक व्यक्ति को जो है 10,000 रुपए की एम्प्लॉयमेंट गारंटी। क्योंकि हम फ्रीबी के अगेंस्ट हैं तो फ्रीबी की बात नहीं करेंगे। और एक साल के अंदर ये 10,000 बढ़ के 25,000 हो। तब तक जो है हम इस स्थिति में होंगे कि आपको 50% रिबेट दे पाएंगे। लिहाजा इस 25,000 की जो परचेजिंग पावर होगी वो 50,000 रुपीज के बराबर। और मैं ये सबसे कम वेतन पाने, कम से कम जो है मजदूर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है आप लोग तो जो है ना उससे ज्यादा कितना, यदि वो जो है 50,000 कमा रहा है तो आप 2 लाख से ज्यादा कमाएंगे, राइट। और ये 2029 तक एक व्यक्ति की जगह ये 4 व्यक्तियों पर ले जाया जाएगा, क्योंकि हम हर परिवार की आय जो है 2 लाख रुपए पर मंथ करना चाहिए। ऐसा भारत चाहिए, हाँ या नहीं? डू यू वांट दिस पावर? ये जो 21 लक्षों शायद जो अपराध मुक्त भारत है, जिसमें ना भ्रष्टाचार होगा, ना गुलामों के नियम कानून होंगे, और ना ही शासकीय सेवा में गुलामी। अभी हम सभी लोग गुलाम, शासकीय सेवा वाले भी और आप लोग। मारिया साहब थोड़ा सा मुझे माफ करना, आप ये मत मानना कि मैं भड़का रहा हूँ आपके भाई को, ठीक है ना। देखिए 4 जो है सेवा में गुलामी के 4 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है एसीआर, दूसरा सिद्धांत है आपके प्रमोशन की प्रोसेसिंग, तीसरा सिद्धांत है आपकी पदस्थापनाएं, और चौथा सिद्धांत है कंडक्ट। आपकी गुलामी इन 4 जो ना सिद्धांतों के तहत निर्धारित की जाती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? डू यू एग्री विथ मी? आपकी गुलामी की 4 जंजीरें हैं जो मैंने बताई। एक एसीआर है, दूसरा जो है आपकी पदोन्नति की प्रोसेसिंग, और तीसरा जो है आपकी पदस्थापनाएं, और चौथी जो है कंडक्ट रूल, जो कहता है कि आपका बॉस कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, यदि तुम उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा बच्चों का जो है ना जीवन पालना मुश्किल हो जाएगा। ये कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। तो यदि हम आपसे कहें कि आपकी सेवा से गुलामी गायब हो जाएगी, शासकीय से भी और प्राइवेट से भी, क्योंकि आपकी एसीआर अब आपका बॉस नहीं लिखेगा, आपकी एसीआर आपके काम से एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और उसे एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपकी पदोन्नति होगी और उसी के आधार पर आप स्वयं अपनी पदस्थापना। सो इट विल बी मेरिट बेस्ड। अब आप ये बताइए, जो आपका कल तक बॉस था और जिसको हमको सिखाया गया है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2, इफ रूल क्या कह रहा है? मालूम है क्या गलती है तो तुम रिव्यू के लिए सामने वाले उसका कुछ ही लिया हो, लेकिन आप
ये जितने भी होंगे तो पुनर्विचार के बाद मान्य नहीं किए जाएंगे, राइट। और कमीशन को आदेश होगा कि आप एक प्रक्रिया नहीं करना। तो जब जो है आपके पाप के घड़े में ऐसे 100 केस इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको तलब किया जाएगा और लाइव रिले होगा। एक एक केस निकाल जाएगा कि प्लीज जस्ट आपके पास रिव्यू में ये चीजें आई हैं, आपने पुनर्विचार के दौरान उन पर गौर फरमाते हुए क्यों नहीं बदल सकते सब्जा आप आएगा तो आप समझ लीजिए यदि वो बता नहीं पाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब बताइए आपके बॉस लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ या नहीं? आपकी अभी जो 10% एनर्जी अपने काम में जाती है और 90% एनर्जी फालतू की चीजों में वेस्ट होती है, आपकी 100% एनर्जी काम में जाएगी कि नहीं जाएगी? आपकी गुणवत्ता बदल। इस समय इतने बड़े बड़े मॉडल हैं। अब मैं इस बात को यहीं पे विराम दूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने जो है मोबाइल फोन को बांधें। जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है वो छोड़ दें, लेकिन जिनके पास है सबके पास है सर। और आप लोग YouTube को और उस पर क्राइम फ्री भारत लिखें। वो मेरा फोटो उसे दीजिए, वो हाथ उठा देगा कि हाँ मैंने देख लिया। अपडेटेड जो जिसको मिलता जाए वो हाथ उठाते जाए। अभी तक एक को भी नहीं मिला। मिला सर। 2 को मिल गया, 3 को मिल गया, 4 5 6 7 8 9। क्राइम फ्री भारत इंडिया में की। अरे मेरा फोटो दिख जाएगा आपको। मिल गया किसको नहीं मिला है वो हाथ उठाए। आपको नहीं मिला? नेटवर्क नहीं है सर। अच्छा नेटवर्क नोट करके लिखो। इस क्राइम फ्री भारत में 4000 वीडियो हैं जो बताने वाले हैं कि आपका कैसा भविष्य बदलेगा। अब मैं उस मकसद पे आऊंगा जिसके लिए मैं आपके बीच में आया। अभी तक तो ये जो भी बात मैंने आपसे की है सिर्फ बैकग्राउंड। क्या आप ये मानते हैं कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है? कितने लोग मानते हैं कि आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है? आप लोग खुश हो इस व्यवस्था से? मुझे तो लगता था कि सब लोग हाथ उठाएंगे। आप तो एक हाथ भी नहीं उठा रहे। क्या आज की व्यवस्था से आप लोग खुश हैं? मेरा मानना है कि आज की व्यवस्था दुष्ट और राक्षसी व्यवस्था है। और बचपन में आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि राक्षस का जान एक तोते में होती थी। वर्तमान राक्षसी व्यवस्था का तोते कौन है मालूम है आपको? एनी गेस? वर्तमान राक्षसी व्यवस्था की जान जिस तोते में है उस तोते का नाम क्या है? वोट। वोट नहीं, वोट नहीं। उसका नाम है राजनीति। तो आप कितने भी 21 लाख 25 लाख ले आए, क्या इन वर्तमान राजनेताओं को बिना पराजित किए क्या ये व्यवस्था बदल सकती है? नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं। आपने सुना होगा नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने लोगों ने सुना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? मैथिली शरण गुप्त आपसे कह रहे हैं। अब आप नंबर एक बार जोर से लिख लीजिए क्योंकि सब लोग अब नंबर 9425 606040। I again repeat 9425 606040।
अब अपने डायलॉग पे आते हैं, क्योंकि इस पे आपको मिस कॉल देना है, राइट। अब मैं डायलॉग देता हूँ। तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, मिशन ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आप अपना सुंदर सा फोटो डालिए, अपना एरिया डाल के जैसे आप सबमिट करेंगे, वो कह रहा है कि केवल आप सदस्य शपथ को पूरा कर लो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। सभी राजनेता ये मॉडल कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृहमंत्री की आवश्यकता समेत सभी राजनीतिक पार्टियों की, ये हिस्सा आप बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये जमीन पर उतरेगा, क्योंकि सहसा लोगों को विश्वास नहीं होता है। आप ये बात तो खुद मानेंगे अभी 2-5 मिनट के अंदर कि इतना आसान है, अब तक किसी ने क्यों नहीं किया, राइट। यदि इतना ही आसान था किसी को समझा नहीं, तो मैं फिर से दोहराता हूँ। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि तुम मुझे मिस कॉल दो 9425606040 पर, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और एरिया कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। और आपको सदस्य शपथ को पूरा करना है और उतर जाएंगी। 5 साल के अंदर इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं होगी, कोई जगह नहीं, लोग भी यहाँ गरीबी का खाते ही नहीं। जब सबसे कम कमाने वाला 2 लाख कमाएगा तो ज्यादा कमाने वाला कितना कमाएगा आप अंदाज लगा लीजिए। भारत इतना समृद्ध नहीं होगी, टैक्स नहीं होगा, कोई अपराध नहीं कर पाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, तो कितना अच्छा भारत होगा, और कोई दंगे फसाद भी नहीं कर पाएगा। अब दंगे फसाद की बात करती तो मैं रोज जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह देता हूं कि आप एक 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट बना दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भारत में कोई दंगा करने की औकात नहीं रखेगा। मैं थोड़ा सा उसको समझाता हूं, फिर बाद में उस पर आप कैसे जीतेंगे। तो आपका जो एक्ट बनेगा 4 सेक्शन का, आधा पेज का, उसका नाम होगा प्रोटेक्शन टू फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25। अब आप लोग जो है टेक्निकल कॉलेज के लोग हैं, तो आप लोग आर्टिकल आते नहीं है आप लोग। तो आर्टिकल 25 से 2 बातें कह रहा है कि आप जिस भी धर्म को मानना चाहें उसको मानने कहने की कोई पात्रता देता है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, या इस देश में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, या मेरा धर्म मानो नहीं तो मैं तुम्हें काफिर करूंगा, सिर्फ धर्म से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 भूरे मिलेंगी। आप मुझे बताइए ये जो है इसका वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उल्लंघन। अब इसके 4 सेक्शन सुन लीजिए, छोटे से है। पहला है कि यह एक जघन्य अपराध होगा, सेक्शन 1 कंप्लीट। सेक्शन 2 अजमानती होगा, मजिस्ट्रेट भी जमानत केवल 1 परिस्थिति में ले पाएगा, सब रिपोर्ट झूठी। सेक्शन 3 कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको 3 दिन से 30 दिन में जो न्याय मिलने वाला है वो इस पर्टिकुलर इस तरीके के केसेस में आपको 3 दिन के अंदर न्याय, और मिनिमम सजा 15 साल की होगी। और सेक्शन 4 कह रहा है कि सजा मिलने के बाद आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली। और सेक्शन 4 का जो है ना पार्ट बी कह रहा है कि यदि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो वो अवैध घोषित हो जाएगी और उसकी संपत्ति भी जब्त। अब बताओ
किसी की औकात है भारत में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, फारसी हो, कोई भी हो, क्या भारत में किसी की भी औकात होगी कि वो दंगा कर ले? क्यों बच्चों, भारत दंगा विहीन हो जाएगा। और ये अपील मैं रोज जो है माननीय नरेंद्र मोदी से कर रहा हूं और धीमे से कह देता हूं, मोदी जी आप नहीं करोगे तो 2024 में मैं करने वाला हूं, तो आप ही कर दो। मैं उनको ये बात कहते कभी नहीं वो करता हूं कि 2024 में ये काम मैं करने वाला, और मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं मैं किसी से मांग नहीं कर रहा हूं, ये मैं करूंगा। आपके सामने जो शख्स खड़ा है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त है, जिसके पास 13 डिग्रियां, 13 मेडल, 3 अवार्ड है, जो 7 साल तक स्वयं डीजी रहा है, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा है, जहां उसने कश्मीर जैसी स्थिति में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया, 130 मिलिटेंट्स को जो है ना उड़ाया है, और एक व्यक्ति की कोलैटरल डैमेज नहीं। तो आपके साथ आपको मालूम है कि मेरा जो है 54 यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू है। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मैंने कंडक्ट की है 2020 में। जो बात मैं कह रहा हूं इसके टेक्निकल मॉडल्स बने पड़े हुए, अब केवल उसे करने की ताकत चाहिए, वो देखो कितनी आसानी से आएगा। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि तुम मिस कॉल दो, मैं लिंक दूंगा, तुम जुड़ जाओगे। अब आपको केवल एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है? तो सदस्य जो है कितना डरा हुआ प्राणी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्राइम फ्री भारत का सदस्य कोई दारा सिंह नहीं है, एकदम डरा हुआ प्राणी। वो क्या कह रहा है? मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मेरी सोच, मेरी क्षमता, मेरी पारिवारिक परिस्थितियों जो कि अच्छी नहीं है, मैं डरा हुआ इंसान हूं, लिहाजा मैं पर्दे के आगे नहीं होगा, मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्य संकल्प जो कि 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का 90 लोगों का संकल्प है, मैं उसे पूरा करूं। और वो धीमे से कह दे रहा है कि मैं भरसक कोशिश करूंगा। इसका मतलब है कि गारंटी नहीं है, वो भरसक कोशिश। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उसको भरसक कोशिश में कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज उसकी सदस्य शपथ है कि 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना, राइट? अब इसका पैरा 2 कह रहा है, जब आप यदि अभी जाएंगे बाहर तो कोई लोग कहेंगे तो ये किसको सुनने गए थे, तुरंत का मैच में मुझे डीजी साहब आए तो उन्होंने ये बातें थे, अरे वो सब कहां चक्कर में पड़े हुए हो, 75 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो अब कैसे हो जाएगा? तो इस नेगेटिव माहौल में जहां नेगेटिव बात कहने वाले बहुत लोग हैं, वहां पर अपना साहस बनाए रखने के लिए शपथ का दूसरा हिस्सा आता है। वो कहता है मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन एक वीडियो को देखूंगा, जिससे हमारी निराशा, हताशा, बेबसी, डिप्रेशन, ये चारों चीजें दूर हो जाएंगी और हमारी ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो आपको जो मैं भी बात कर रहा हूं, कुछ ऊर्जा आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ या नहीं? कुछ ऊर्जा बढ़ी? यस। तो आपको ऐसे 4000 से अधिक वीडियोस मिलेंगे जो ये बताएंगे कि कैसे देश बदलेगा और आपका ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो सेकेंड पार्ट इज ऑफ द शपथ इज डेडिकेटेड टू एलिवेट यू। इसका और आपसे कोई एक्शन नहीं है, जस्ट टू एलिवेट यू, क्योंकि आपके चारों तरफ जो आपके अनुभव है वो ठीक नहीं, राइट? अब हम आते हैं लास्ट ऑपरेटिंग पैरा। वो कह रहा है कि भाई साहब मैं तो पर्दे के पीछे हूं, हमारे कुछ साथी जो आगे निकलेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेंगे। तो 1 मिनट के लिए आप चंद्रगुप्त है, तो चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त वो प्राणी है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट बनाएगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में ये मेरिट लिस्ट कब खुलेगी? जिस दिन मध्य प्रदेश की चुनाव की घोषणा। क्लियर? और उस तारीख को जितने लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जुड़ा हुआ उनकी मेरिट लिस्ट में 230 पे एक लाइन खींची जाएगी। उन 230 लोगों को चंद्रगुप्त के हाथ, राइट? और मैथिली गुप्त का एक प्रतिनिधि पहुंचेगा, उसको सैल्यूट करेगा और चंद्रगुप्त एक सर्टिफिकेट देगा, सर आपने तो बड़ा काम किया है, आप मेरिट लिस्ट में आए हैं, आप हमारे चंद्रगुप्त। और दूसरी जेब से निकाल के आपको एक विधायक का टिकट दे देगा, और यदि सेंटर का होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज आपको कोई टिकट देगा क्या?
पहले तो आप बहुत सारे लोग चाहेंगे ही नहीं, और जो चाहेंगे उनको कोई देने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये मॉडल इतना प्यारा है कि ये कह रहा है कि भाई साहब मैंने आपको डिग्री दे दिया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आपने नामांकन कर। ये कितना अजीब मॉडल है जो कह रहा है कि भाई साहब आप जो प्रत्याशी है इसको छिपा के रखना, किसी को नहीं बताना। आप कहेंगे कि साहब प्रत्याशी है हम छिपा के रखेंगे तो जीतेंगे कैसे? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप ये भी लॉजिक समझना चाहेंगे कि जब हमने आपको नामांकन दे दिया है, आपने फॉर्म भर दिया है, आपका नामांकन एक्सेप्ट हो गया है, आप प्रत्याशी बन गए, तो छिपा क्यों है? ये दो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ या नहीं? थोड़े थोड़े आ रहे हैं मौर्य साहब, आ रहे हैं? तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग को वोट, इससे ज्यादा कोई किसी को नहीं, राइट। तो यदि आपने धोखे से कह दिया भैया मैं प्रत्याशी हूं मुझे वोट देना, तो जो 1001 वाला व्यक्ति कहेगा मेरे पास तो आया नहीं, मैं क्यों वोट दूं, तो मेरा तो हार गया। यदि मुझे सभी 1000 लोग भी वोट दे देंगे तो 1000 वोट मिलने पर मुझे मेरी जमानत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए कहा गया है कहेंगे तो आप जीतेंगे कैसे? आपको एक प्रश्न आ रहा है दिमाग में कि नहीं आ रहा है? इसका उत्तर जानना चाहेंगे तो वो इस शपथ का तीसरा हिस्सा है। वो कह रहा है जो भी मेरा चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगन वेदी उद्घोष करूंगा कि मौर्य साहब हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और फलानी फलानी डेट पर जो है पोलिंग है, मैं जाके मौर्य साहब के सामने जो बटन दबा के, ना केवल बटन दबाऊंगा बल्कि जो पेपर ट्रेल नीचे गिर रही है उसको भी ध्यान से क्यों देखूंगा कि यदि पेपर ट्रेल तो एक शपथ पत्र बनाएंगे कि मैं मौर्य साहब को, और पेपर ट्रेल भी मौर्य साहब की। तो आप कहेंगे साहब जब सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आप एक शपथ पत्र क्यों बना रहे हैं? आपको मालूम है क्यों शपथ पत्र बना रहे हैं? क्योंकि इन्होंने दुष्टापूर्वक अपने नियमों में लिख दिया है कि केवल 5% की पेपर ट्रेल की ही काउंटिंग है। तो हमारे पास तो शौक चाहिए, यदि आपने 100% में घपला किया है तो हमें 100% तक ही काउंटिंग करा, और हमारे पास पेपर का डॉक्यूमेंट होगा कि देखो इतने तो शपथ है हमारे पास, और जब हमारे सभी सदस्य ही जो वोटर भी हैं तो लगभग 100% हमारे पास तो एग्जैक्ट मालूम होगा कि हमारे चंद्रगुप्त को वोट कितने मालूम होगा कि नहीं होगा। तो जब हम उनके साथ यदि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट जो है ना 100% रिकाउंटिंग करने के लिए आदेश देगी कि नहीं देगी? अब बताओ ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट भी, एक दूसरी स्थिति भी बन सकती है कि मौर्य साहब का आपने बटन दबाया और उसमें पेपर ट्रेल में कमल का फूल छपा, तो इस बार जो है वो जो पेपर ट्रेल जो शपथ बनाएगा वो पोलिंग ऑफिसर के नाम पे क्या लिखेगा कि भाई मैंने जो है मैं शपथ पूर्वक बयान देता हूं कि मैंने मौर्य साहब का जो है ना वोट दिया है और बटन दबाया है, तो जो पेपर ट्रेल निकली है वो मौर्य साहब की थी नहीं, वो तो कमल के फूल की थी। इसका मतलब है ये मशीन बंद है, इसे जब्त किया जाए, जिसने इस मशीन को बगिंग किया है उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके उसको जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया। आपको लगता है वो छोटा सा पोलिंग ऑफिसर कुछ निर्णय ले पाएगा? क्योंकि ये घपले तो जो है ना 1952 पहले चुनाव से होते रहे। आप में से जो बड़े लोग होंगे कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने कहानियां सुनी होंगी, इवन पहले चुनाव में भी बूथ रिगिंग हुई है, तो ये पोलिंग ऑफिसर ने तो कभी बताया ही नहीं, ये अभी भी नहीं बताएंगे। तो वो पोलिंग ऑफिसर को शपथ पत्र देने के पहले उसकी फोटो इसी ऐप के माध्यम से अपलोड कर देगा, तो यदि उसमें 9 मिनट पे अपलोड की तो 9:01 में मेरे पास पहुंच जाएगी। हमारे वकील खड़े होकर कोर्ट में साहब हमें पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, 5वां आया, साहब अब तो आदेश कर दो। कहेगा कि नहीं करेगा? कोर्ट कब तक आदेश नहीं करेगा? तो आप बताओ क्या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो पाएगी? तो जब सभी लोग जुड़ेंगे, आप कहेंगे सर जुड़ेंगे, तो अब मैं 2 मिनट और बोलूंगा। आई होप यू आर हैविंग द पेशेंस टू हियर मी फॉर नेक्स्ट 2 मिनट। मुझे बात का एहसास है
कि 5 बजे के बाद आप लोगों की धड़कनें जाना बढ़ जाती है और मैं उस एरिया से बाहर आपको ले जा रहा हूँ, तो मैं क्षमा के साथ अपनी बात जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूँ जो किसी ने आपको आज तक नहीं दिखाई। यदि हम ये माने कि ये प्रोग्राम मैंने यहीं पे चालू किया आज, और हमारे बैठे सामने बैठे हुए 9 लोग हैं, हमने इनको ऊर्जा किया, संकल्पित किया, शपथ किया और उन्होंने सदस्य शपथ ले ली कि मैं 10 लोगों को जोड़ने का, 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लूंगा। ये वो कौन लोग कर रहे हैं? जो पर्दे के पीछे है, डरे हुए हैं, जो कुछ सामने नहीं आना चाहते, वो लोग, ठीक है ना? तो आज शाम को हम 10 हो जाएंगे एक में और 9 सामने, 1 + 9 10 हो जाएंगे कि नहीं? ऐसा लोग, और ये 10 के 10 ऊर्जाकृत हैं, संकल्पित हैं, शपथकृत है 10 को जोड़ने का। तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो हमारे एक साथी ने कहा कि सर आप क्यों मजाक करते हैं, आप दरअसल के क्षेत्र का भी आपने बहुत काम किया है, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि आप जो है ना ऐसे बुकिश और मैथमेटिकल मॉडल की बात करेंगे, आपसे तो कम से कम ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तो ये सब जो है ना मैथमेटिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन से कहीं आदमी चलता है। तो मैं अब आपको वो दिखाना चाहता हूं कि आप कहेंगे कि साहब ये बहुत ही आसान, उसी मॉडल को मैं आपको रिवर्स करके समझाऊंगा। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10 लोग को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन आपका संकल्प पूरा हो जा रहा है। तो 100 में से 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। क्या इतने बड़े लक्ष्यों के लिए खुद को जोड़ लेना कठिन है क्या? बहुत आसान है। 90% काम सिर्फ जोड़ लिया, इतने से पूरा हो जाता है। तो खुद को जोड़ लेना कठिन है क्या? हाँ या नहीं? सरल है। अब 8वें दिन पे आते हैं। 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोग 10 को जोड़ रहे हैं, जिसे 90 करोड़ जोड़ रहे हैं, राइट? तो मात्र 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9 करोड़, 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो एक परिवार में 4, 5, 6 लोग तो हो जाते हैं। एक पड़ोसी, एक समाज, 10 कठिन है क्या? नहीं। तो आपका 99% काम हो गया। आपने कहा 90% लोगों को जोड़ने में बिना जो है किसी को जोड़े 90% का काम तो बहुत ही आसान है, और 10 लोगों को जोड़ने के लिए 9 करोड़ के लिए वो भी बहुत कठिन नहीं है। तो 99% काम हो गया आपका। मैथमेटिक्स को जोड़ना बुकिश तो नहीं है, हाँ या नहीं? नहीं है। अब हम आपको लेके चलते हैं पहले व्यक्ति पर। तो मैथमेटिक्स ग्रुप ने आज यहाँ पर 10 लोगों को जोड़ा है, तो 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ने का मेरा संकल्प है। तो कितने व्यक्तियों को 90 लोगों को जोड़ना है? केवल एक व्यक्ति, मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उनके पास पूरे 9 दिन। जो डॉक्टर मौर्य पहले दिन जुड़ रहे हैं, इनके पास कितने दिन बचे? 8, और 10 के हिसाब से इन 9 लोगों को 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना, राइट? दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास कितने दिन बचे? 7। तो केवल 90 लोगों को ही 70 को जोड़ना। तीसरे दिन 900 लोग जुड़े रहे हैं और दिन बच रहे हैं 6, तो केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन 9000 लोग जुड़ रहे हैं और दिन बच रहे हैं 5, तो 9000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000, दिन बच रहे हैं 4, 90,000 लोगों को केवल 40 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख, दिन बच रहे हैं 3, 9 लाख लोगों को 30 व्यक्ति को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख, दिन बच रहे हैं 2, 90 लाख लोगों को 2 लोगों को जोड़ना है, 30 लोगों को जोड़ना है। और 8वें दिन जुड़ रहे हैं 9 करोड़ लोग, उनके पास दिन बच रहा है 1, उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। और आखिरी दिन जुड़ रहे हैं 90 करोड़, जिनके पास कोई समय नहीं है, उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है। बताइए ये आसान है कि नहीं? जब 21 विधाओं में आप सबके पास पहुंच जाएंगे, तो आप में से ही लोग जो है
कोई किसान का बेटा है, कोई व्यापारी का बेटा है, कोई हाथ ठेले का बेटा है, कोई टैक्सी वाले का बेटा है, कोई इंजीनियर का बेटा है, तो है कि नहीं है? यदि आप लोगों के माध्यम से ही उन तक आप पहुंच जाए तो ये मंजिल क्या कठिन है? इज इट डिफिकल्ट? अच्छा, और एक दूसरी बात करते हैं, क्या इसमें आपके जेब का पैसा खर्च हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या आप कोई रिस्क ले रहे हैं? देखो, ये इतने दुष्ट लोग हैं। पहले तो जो अन्ना जी गए और उन्होंने कहा कि साहब एक लोकपाल के एक्ट से ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि बच्चों की सोच? एक्ट 2011 में बन गया, 3 साल तक यूपीए ने उसे कचरे में डाल दिया, राइट? मोदी जी आए, 2014 से 2019 तक उन्होंने उसे कचरे में डाला। मार्च 2019 में एक बहुत खोज खबर के बाद एक लोकपाल एक्ट की पदस्थापना की गई, जो 3.5 साल तक लोकपाल रहा और इसके बाद उसने रिजाइन कर दिया है। इस हॉल में क्या कोई व्यक्ति है जो बता पाएगा कि आपके लोकपाल जो कि अब रिजाइन कर चुके हैं उनका नाम क्या है? मुझे मालूम है कि आप में से कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो शख्स इतना महान था कि उसने अपना नाम तक गोपनीय रख लिया। ऐसे व्यक्ति के सहारे आप ये अपेक्षा करते हो कि ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए? ये क्या सोच सही थी क्या? क्यों मैडम? ये सोच ही गलत थी कि नहीं? और अभी आपको बताते हैं 1.5 साल से एक सदस्य है जो कार्यकारी लोकपाल है, आपने उसका भी नाम नहीं सुना है। मैंने उसका नाम बताया, उसका नाम प्रदीप है, तो ये लाइक अस, राइट? तो क्या ये बच्चों की सोच नहीं थी कि लोकपाल से भ्रष्टाचार हो जाएगा? और अब सरकार की सोच बताता हूँ कि देखो, रोज लोग हमसे मंत्री मिलने आ रहे थे। जब इस सरकार ने सोचा तो वो डंडे चलाए कि रामदेव बाबा जो है ना, क्या पहन के भागे थे? तो आपको क्या जंतर मंतर में जाना है क्या? यदि आप जंतर मंतर में जाएंगे तो ये हमारी पुलिस जो है ना, काले अंग्रेजों के जमाने की पुलिस, ये बैरिकेड लगा के आपके रोकेगी और इतने लठ लगाएगी कि जिन्होंने 800 किसानों को मार दिया तो आप किस केस की भूल गए? तो आप बताइए, आपको कोई रिस्क है? बच्चे बैठो, 2 मिनट लगेंगे, बैठो 2 मिनट लगेंगे, पापा को फोन करिए। तो आप बताओ, आपको कोई रिस्क है क्या? एनी रिस्क? जीरो रिस्क। आप जो है किसी की खिलाफत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप केवल अपने छत पे चढ़ रहे हैं, तो छत पे चढ़ने के लिए कोई गुनाह है क्या? और आप देश के लिए महान काम कर रहे हैं, तो बताओ कितनी आसानी से हम इस बात तक जन्नत तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप मैथिली संगुप्त के साथ हैं इसको जन्नत तक पहुंचाने के लिए? क्या आप परिवर्तित भारत चाहते हैं? यदि आप हमारा साथ दे देंगे और सदस्य शपथ का पूरा कर लेंगे और अपने ही घर के लोगों को जोड़ के जो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा कर देंगे, तो मैथिली संघ आपको गारंटी देते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह सहित सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी की सब नेताओं, ऐसे सभी नेता जिनकी अपने बारे में धारणा है, जो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 बार जो है ना चुनाव जीत चुके हैं और उनकी अपने बारे में सोच ये है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है। ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता चुनाव के पहले अपने हाथ स्वीकार करने के लिए, चुनाव के पहले कैसे हाथ स्वीकार करने के लिए विवश होंगे, इसे जानने के लिए आप क्राइम फ्री भारत के कुछ वीडियोस देखिए। क्या मैं ये मानूं जो भी बचे हुए लोग हैं वो मेरे साथ हैं? अब हमने एक बात कही थी कि हमारा आदमी आएगा और आपको कहेगा कि साहब आप चंद्रगुप्त हैं और दूसरे जेल से एक टिकट निकाल के दे। तो अभी हम आपके बीच में वो क्षमता पैदा करने आए हैं जिससे हम अपने दूसरे जेल से टिकट निकाल के दे पाए, राइट? तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर रहे हैं, राइट? और उसका काम जो है, ना तो वो आपके लिए कोई प्रचार करेगी, उसका काम सिर्फ जो है ना जेब से टिकट निकाल के दे देगा। क्यों? क्योंकि यदि आप निर्दलीय के बतौर निकल गए तो ये इतने दुष्ट लोग हैं, आपके लोगों को खरीद लेंगे। आप रिस्क नहीं ले सकते, अदरवाइज इनको ऐसे निर्दलीय में उतारा जा सकता। ये बताइए, ये सब लोग होंगे कि नहीं?
लिहाजा हमने यहाँ आज निर्णय लिया है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करेंगे जो सिर्फ टिकट बांटने का काम करेगी, ना वो आपका प्रचार करेगी, ना आपका झंडा लगाएगी, ना आपके लिए आम सभाओं की आयोजन करेगी, और ना ही आप खुद आम सभा करेंगे। आपसे तो मना किया गया है कि आप अपना नामांकन भर देंगे, ये भी नहीं बताएंगे कि मैं प्रत्याशी हूँ। बताओ इसके बावजूद हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जब 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के ये जो गगनवेदी शंखनाद कर रहे होंगे कि फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, तो आपके पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भैया आप कर क्या रहे? क्यों मैडम? पूछेंगे, पूछेंगे। और जब आप उनको जैसा मैंने बताया है इसी वीडियो को भी सुना देंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड होकर लाइव टेलीकास्ट होगा, तो यदि आप इसी वीडियो को सुना देंगे तो वो जो है ना छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? यस और नो? चढ़ जाएंगे। तो 100 करोड़ लोग आपके मॉडल के हिसाब से और 10-20 करोड़ लोग हो गए, तो जब 120 करोड़ लोग छत पे चढ़ रहे होंगे, आज के राजनेता बिना किसी प्रयास के, रोज आप अखबार में पढ़ रहे हो कि उन्हें गांव में नहीं घुसने दिया गया, उनको गांव से हटा दिया, छुट्टियां दिया, लग दिया, ये खबर आप रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आज जब जो है इतने लोग जो है छत पर चढ़ के जो है शंखनाद कर रहे होंगे, उद्घोष कर रहे होंगे, तो इन नेताओं को चुनाव प्रचार में निकलने में डर लगेगा कि नहीं? हाँ या नहीं? ठीक है ना? डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब दूसरी स्थिति बताते हैं। हमने कहा था कि साहब ये पैसा देते हैं, गाड़ी भेजते हैं और लंच डिनर की व्यवस्था कराते हैं, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब यदि आपके पास आएंगे तो मेरा आदेश है आपको जाना है, हम आपको मना नहीं कर रहे, 500 रुपए का नुकसान भी नहीं करेंगे, और आपको जो है फ्री घूमने की ट्रीट हो रही है उसे भी नहीं रोकेंगे। बस केवल एक बात आदेश जरूर देंगे कि इनके भाषण को ध्यान से सुनना, यदि धोखे से भी ये गलत बात बोल देंगे तो हुटिंग करना है। कल ये राजनेता हुटिंग के डर से आम सभा लेने से डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हाँ या नहीं? डरेंगे। अब हम लास्ट बात बताते हैं। मैथिली शरण गुप्त इतने समय से चिल्ला रहे हैं, इतने सारे लोगों को जोड़ चुके हैं, ये बहुत इससे पैन इंडिया अभियान चल रहा है, सभी जगह के लोग जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं राज्यों को, आपने किसी अखबार में पढ़ा? तो जब आपके लोग छत पे ताली बजा रहे होंगे और वो भी 120 करोड़ लोग, तो भी ये दुष्ट लोग जो है अपने आका के गुलाम जो है चैनल वाले और अखबार आपके बारे में नहीं छापेंगे क्या? नहीं छापेंगे। तो इनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? आप में से कोई इमरजेंसी का समय याद करिए। इमरजेंसी में कोई जो है ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुनता, सब लोग बीबीसी सुनते, क्योंकि इनकी क्रेडिट रैंकिंग इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई भी ऑल इंडिया रेडियो को नहीं सुनना चाहता, आगे नहीं। तो जब आप जो है ना रोज उद्घोष कर रहे हैं और आपको नहीं दिखाया जाएगा, तो आप इन चैनल को देखेंगे क्या? इनकी टीआरपी जो है धीरे पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? तो अपने टीआरपी के दर से इन्हें मजबूरी में आपका जो है गगनवेदी उद्घोष दिखाना होगा, आया नहीं? और जब उसको वो दिखाएंगे और जब वहां बिजू के जैसे कुछ नेता बैठे होंगे और जब उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या कहना है, तो उन नेताओं को अपनी नजरें नीचे करने के अलावा और कोई विकल्प बचेगा? आया नहीं? तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि ये बापोती वाले लोग मतदान के पहले, अभी मतदान नहीं हुआ, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे, क्या इस मॉडल में ये दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताइए, आया नहीं? जरा जोर से ताली बजा के बताइए कि आपको इस मॉडल में वो दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस उद्घोष के साथ आप लोग हमारे साथी हैं। हम आज एक पार्टी का गठन कर रहे हैं जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, और इस पार्टी का कोई राजनीतिक काम नहीं रहेगा, ना ये कोई रोड पे आएगी, ना कोई प्रदर्शन करेगी, ना कोई जुलूस करेगी, ना कोई आम सभाएं करेगी। इस पार्टी का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो चंद्रगुप्त बनने की मेरिट लिस्ट में आएगा उसको राजनीतिक, बस। आप लोग ऐसी पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? हाँ या नहीं? तो मैं चाहूंगा कि आप अपने
अभी आप लोगों ने अपने जो है ना वोटर आईडी कार्ड भेजे हैं, मैं आज आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो चले गए हैं उन तक आप फोन करके मेरा संदेश भेज दीजिए कि वो अपने परिवार के बचे हुए सदस्यों के भी फोटोग्राफ अपने डीन साहब को और अपने डायरेक्टर साहब को भेज दें, जो मेरे पास पहुंच जाएंगे। कल तक मैं उनके डॉक्यूमेंट बनवा दूंगा, तो उसमें फिर आप लोग कल हस्ताक्षर करें। आप लोग तैयार हैं? जी सर। आपको परिवर्तित भारत चाहिए? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।